नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हमने लिया है उसका नाम है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ज्योमेट्री में जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा लाइंस एंड एंगल्स। रेखाओं और कोण के बारे में, रेखाओं और कोणों के बारे में हम लोग पहले टॉपिक में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा ट्रायंगल। तीसरा टॉपिक हम लोग का होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। चौथा टॉपिक हम लोग का होगा पॉलीगन। और पांचवा टॉपिक हम लोग का होगा सर्किल। ज्यामिति जो है वो कई तरह के आकृतियों का शेप का अध्ययन है। ज्यामिति से मिलता जुलता एक चैप्टर है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं, मेंसुरेशन। लेकिन उसमें जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं चीज़ों का, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो वो मेज़रमेंट पर यानी माप पर आधारित चैप्टर है। उसमें डिफरेंट आकृतियों के माप को हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन ज्योमेट्री में जो सवाल होता है वो इसके मेज़रमेंट पर आधारित नहीं होता है, मापन पर आधारित नहीं होकर शेप पर आधारित होता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर आधारित होता है। और जब सवाल शेप पर आधारित होगा तो उसमें एंगल का बड़ा रोल होगा, क्योंकि किसी भी आकृति का जो शेप है वो डिपेंड करता है एंगल पर, ठीक है। तो एंगल को भी हम लोग ठीक से समझेंगे। अब इन सारे टॉपिक्स का जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा, इन सारे टॉपिक का जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछेगा उन सवालों में स्टूडेंट के लिए एक कॉमन चैलेंजिंग चीज़ होता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। जिसको आप हिंदी में शब्दावली कहते हैं, शब्दावली। अब अगर कोई सवाल हमसे पूछा गया है उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और अगर हम उसका सही मीनिंग नहीं समझते हैं तो फिर वो सवाल हम बनाना हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रयास ये करना है कि जितना भी टर्मिनोलॉजी ज्योमेट्री के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे सिलेबस में है, उन सारे टर्मिनोलॉजी से हमारा जान पहचान हो जाए। तो आज का जो वीडियो है इसमें जितना भी टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, पॉइंट्स क्या होता है, कोलिनियर लाइन क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ये सारा टर्मिनोलॉजी है। जैसे अगर मान लो कि किसी सवाल में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस नहीं जानते हैं तो फिर वो सवाल आप गलत बना लेंगे। इसलिए टर्मिनोलॉजी का कोई डिफिनीशन तो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है ये 9th-10th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सब सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सवाल का एक हिस्सा तो होगा ना, तो उस चीज़ को ठीक समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा डेडिकेटेड होगा किस चीज़ के लिए, टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए।
और आज के अगले क्लास से हम लोग सवाल देखेंगे। तो जो अहम टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जो मुख्य शब्दावली है, पहले उनको हम लोग डिस्कस यहाँ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, डिफिनीशन रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उनको डिस्कस कर लेना है, उनको जान लेना है कि ये है क्या। आप जान गए, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो से सवाल स्टार्ट करेंगे। आगे जब हमारा चैप्टर बढ़ेगा, जैसे जब ट्रायंगल में जाएंगे तो ट्रायंगल में कई तरह का सेंटर हमें पढ़ना होता है। ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है। तो वहाँ फिर नया नया टर्मिनोलॉजी आएगा, तो फिर वहाँ उससे हम लोग रूबरू हो जाएंगे, सीख लेंगे उन चीज़ों को। तो ज्योमेट्री में खास करके, बाकी सारा चैप्टर का बात हम नहीं कह रहे हैं, खास करके ज्योमेट्री में टर्मिनोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है, इसलिए इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा डेडिकेटेड है शब्दावली पे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो 5 पॉइंट हमने लिया है, 5 बिंदु जो हमारा है वो है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे और प्लेन। ठीक है, पॉइंट क्या है? बस हमने आपसे कहा डिफिनीशन नहीं याद रखना है। जैसे बचपन में हम लोग याद रखते थे कि बिंदु वह आकृति है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, बस गोलाई होती है। तो उस तरह से डिफिनीशन को याद नहीं करना, डिफिनीशन पूछा नहीं जाता है, इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इन चीज़ों को समझना है। तो इसको क्या कहें, बस ये पॉइंट है, समझ लिए बात को। ठीक है, पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। आ जाइए लाइन पे आते हैं। लाइन क्या है? लाइन यानी रेखा, रेखा हिंदी में लिखा हुआ होगा। हम सजेस्ट करना चाहेंगे आपको कि जब आप सवाल बनाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, प्रयास कीजिए कि मीडियम इंग्लिश रखें। इससे इंग्लिश आपका अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश भी एक अहम टॉपिक होता है एसएससी बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो लाइन यानी रेखा। लाइन क्या होता है? लाइन, बस ये आप समझ लीजिए कि अगर ये दोनों ही साइड बढ़ रहा है, दोनों ही साइड, ये 1 डायमेंशनल एस्पेक्ट है, दोनों ही साइड अगर बढ़ रहा है तो ये रेखा कहलाएगा। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब कि अगर बिंदु यहाँ पर है और अगर ये रेखा है, समझ रहे हो बात को? अगर ये बिंदु है, अगर ये रेखा है, ए बी एक रेखा है, सवाल में ऐसा दिया हुआ रहेगा, यानी ए बी इज ए लाइन, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। पी इज ए पॉइंट। अगर सवाल में ये कहा जाए कि P से लाइन AB पर परपेंडिकुलर गिराना है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप AB को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ा करके आप परपेंडिकुलर गिरा देंगे। ठीक है, इफ AB इज ए लाइन, AB क्या है? एक लाइन है। तो आपको तो ए बी यहीं तक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पी इस तरफ है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर आप गिरा सकते हैं, ध्यान रखना। बट इफ ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट में जहाँ ए और बी है, इसका लिमिटेशन वहीं तक रहेगा, ना तो ये इस तरफ बढ़ सकता है, ना ही ये इस तरफ बढ़ सकता है। यानी अगर कहा जाए कि क्या P से लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड, इसे हिंदी में हम कहते हैं रेखा खंड, क्या P से रेखा खंड AB पर एक परपेंडिकुलर गिराया जा सकता है? आंसर होगा नहीं। ठीक है, P से AB पर रेखाखंड नहीं, परपेंडिकुलर नहीं गिराया जा सकता है। P से रेखाखंड AB पर परपेंडिकुलर हम नहीं गिरा सकते हैं, लंब हम नहीं गिरा सकते हैं, क्योंकि लंब इधर तो जाएगा ही नहीं। लंब जब भी गिरेगा तो इधर गिरेगा, और ये तो यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस तो समझ गए होंगे। रे होता है जो ऐसा
अगर एक तरफ ये बढ़े, जैसे दोनों तरफ बढ़े तो लाइन हुआ, कहीं ना बढ़े, दोनों ही साइड ना बढ़े तो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट हुआ। लेकिन किसी एक तरफ अगर ये बढ़े तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, रे। दैट मीन्स अगर ये ए है, ये बी है, अगर कहा जाए कि रे ए बी पर, रे ए बी का मतलब क्या होगा कि ये ए से चलेगा और बी के तरफ अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन बी से चलकर ए के तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर कहा जाए क्या रे ए बी पर पॉइंट पी से परपेंडिकुलर हम गिरा सकते हैं, आंसर होगा नो, हम नहीं गिरा सकते हैं। पी यहाँ है और ये बढ़ भी रहा है तो इस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन रे बी ए पर अगर कहा जाएगा कि क्या हम एक परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि बी ए इस तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको रफली आइडिया मिल गया होगा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है वो है प्लेन। प्लेन क्या होता है, ये बोर्ड एक प्लेन है, दीवार प्लेन है, छत प्लेन है, फर्श प्लेन है। बस मतलब अगर हम देखिए दो, ये हमारा दो पेन है, दो मार्कर है, ये दोनों मिल करके एक प्लेन बना रहा है। अगर इसके बीच इन दोनों के बीच के बिंदुओं को आप किसी चदरे से भर दें या किसी तरह से सारे चीज़ों को मिला दें, तब जो आकृति बनेगा वही प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी दो रेखा अगर मिल रहा है तो दोनों मिल करके एक प्लेन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? ओके, प्लेन भी समझ लिए। आगे सवाल में जब ये सब यूज होगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल सवालों में कैसे होता है, और वहाँ जा कर के आप इन चीज़ों को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, आगे के बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। अगला हमारा छठा पॉइंट है पैरेलल लाइंस। इसे आप हिंदी में समांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए समांतर का मतलब क्या हुआ, समान अंतर। समान अंतर, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो वो रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी, समांतर, यानी उसे इंग्लिश में हम कहेंगे पैरेलल। जैसे देखिए एक लाइन हमने खींचा और एक लाइन हमने ये खींचा, तो ये दोनों लाइन कहीं भी चला जाए बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। रेखा तो कहीं भी जा सकती है, कितना भी आगे बढ़ सकती है, सॉरी कहीं भी नहीं जा सकती है। जाने का इसका एक निश्चित डायरेक्शन है, लेकिन कहाँ तक, अनंत तक। डायरेक्शन फिक्स है, कहीं भी नहीं जा सकती है, किसी भी तरफ नहीं जा सकती है, लेकिन अपने डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो अगर ये दोनों रेखा जाकर कहीं भी नहीं मिलती है, इवन इनफाइनाइट पर भी नहीं मिलती है, ठीक है, ऐसे 9th-10th की किताबों में लिखा हुआ रहता है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से जाकर अनंत में मिलती हैं उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। इस पर एक पिक्चर में संजय मिश्रा एक टीचर के साथ बहस भी कर लेता है कि जब रेखा मिलती ही नहीं तो फिर अनंत पे जाके क्यों मिलेगी। तो बात भी सही है कि अनंत पर भी जाकर नहीं मिलती है ये रेखाएं, कहीं भी जाकर नहीं मिलती है, अनंत तक जाती जरूर है। और अगर ऐसा कहा जाता है कि अनंत पर जाकर मिलती है, इसका मतलब ही होता है, अनंत तो हम लोग जानते नहीं हैं, अनंत का कोई डिफिनेशन ही नहीं, अनडिफाइंड उसे हम कहते हैं। तो अनंत पर मिलने का मतलब ही हुआ कि कहीं नहीं मिलना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। ये कहीं भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। और अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बंधु, तो कहीं भी आप मेज़र कीजिए इसका, चाहे इसे आप आगे बढ़ा करके इधर भी मेज़र कीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो पैरेलल नहीं है, और अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जा कर के एक दूसरे से मिलेगी। एक प्लेन में खींची गई दो रेखाएं, एक प्लेन, जैसे ये बोर्ड क्या है बंधु, एक प्लेन है। कई तरह का प्लेन हो सकता है, जैसे ये हमारा ये दीवार एक प्लेन है और छत भी एक प्लेन है। ठीक है, ये दीवार एक प्लेन है और ये छत भी क्या है, एक प्लेन है।
अब देखना जो हम कह रहे हैं कि एक प्लेन में यदि दो रेखाओं को खींचा गया एक ही प्लेन में, या तो आप छत ही लीजिए या फिर बोर्ड ही लीजिए। तो मान लो कि हमने बोर्ड लिया, तो अगर एक प्लेन में दो लाइंस को ड्रॉ किया जा रहा है तो दो ही संभावना होगी। पहली संभावना ये होगी कि वो कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है। अगर इस प्लेन में हम दो रेखाओं को खींचते हैं, दो सरल रेखाओं को, यानी स्ट्रेट लाइन को, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा यानी एकदम सीधी रेखा, टेढ़ा कहीं नहीं होता है। ये जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन इसे हम कहते हैं, ये वक्र रेखा हिंदी में इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो आप यहाँ भी सीख गए, सरल रेखा क्या है और वक्र रेखा यानी कर्व लाइन क्या है। ये हम इसे वक्र रेखा, इंग्लिश में कर्व लाइन कहते हैं, ठीक है। तो सवाल, तो हमारा कहना ये था, हमारा पॉइंट ये था कि जब किसी निश्चित प्लेन में, जैसे अगर हमने इस बोर्ड को लिया यानी इस दीवार को लिया है, अगर इस प्लेन में हम दो स्ट्रेट लाइन को खींचते हैं, इस प्लेन में, इस बोर्ड पर अगर आप दो स्ट्रेट लाइन को खींचते हैं, ठीक है, तो दो ही संभावना होगी। पहली संभावना क्या होगा, लाइंस विल बी पैरेलल। इंग्लिश को देख के डरना मत, ठीक है। लैंग्वेज अपना बहुत ही कंफर्टेबल है, एकदम आसान है। आप हिंदी भी हम बोलते जाएंगे, कहीं हिंदी भी लिख देंगे, कहीं इंग्लिश भी लिख देंगे, दोनों मिला जुला करके काम करेंगे, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज को लेकर के टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्जाम में दोनों ही लैंग्वेज में सवाल रहेगा। लाइंस विल बी पैरेलल, या तो रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। सेकंड में अगर दोनों रेखा समांतर नहीं है तो दोनों रेखा कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब, देखिए ये समांतर है, अगर समांतर नहीं है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अगर मान लो कि ऐसे हम रखते हैं इसको, तो ये समांतर नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के एक दूसरे से मिलेगा। रेखा इतना ही सीमित नहीं है, ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे से मिलेगा। तीसरी कोई संभावना नहीं होगी। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा इफ इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में टू लाइंस, दो रेखाएं या तो समांतर होगी या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी यानी काट देगी। लेकिन अगर दो प्लेन लिया जाए, जैसे हम एक प्लेन इस दीवार को लिए हैं, एक प्लेन छत को ले लिए हैं, या एक प्लेन हम सामने वाले दीवार को ले लिए हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों ही कंडीशन ये दोनों ही जो सिचुएशन है फेल हो सकता है। दोनों सिचुएशन फेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लेन अगर डिफरेंट होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ गए हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन को हमने समझा। अब आइए परपेंडिकुलर लाइन में। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या हुआ, लंबवत रेखाएं, मतलब एक दूसरे पर लंब हो। लंब होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बीच का, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और परपेंडिकुलर, और हमेशा याद रखिएगा कि दो लाइन मिलकर, जब भी दो रेखा मिलेगा, जब भी दो रेखाएं मिलेंगी आपस में, तो एक प्लेन का यानी एक समतल का निर्माण होगा।
जैसे देखिए ये हमारा अभी एक प्लेन बन रहा है, ऐसे हमने मिलाया, ये एक प्लेन बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो लाइन वही नहीं रह गया बंधु, लाइन डिफरेंट हो गया। लाइन का, रेखा का डायरेक्शन फिक्स होता है। अगर आपने रेखा का डायरेक्शन बदल दिया तो रेखा भी बदल गई। अब रेखा हमने बदल दिया है, ये रेखा वही है, इसको वैसे ही हमने रखा, लेकिन अब रेखा को हमने चेंज कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका प्लेन दूसरा प्लेन बन जाएगा, वो प्लेन नहीं रहा। पहले प्लेन ऐसे था, पहले प्लेन धरती के परपेंडिकुलर था, अब प्लेन धरती के परपेंडिकुलर नहीं है। थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिएगा तो ये वाला प्लेन तो धरती के पैरेलल हो जाएगा, जमीन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिएगा कि जब परपेंडिकुलर लाइंस को, जब दो परपेंडिकुलर को छोड़िए, जब दो लाइंस को मिलाते हैं तो एक प्लेन बनता है। बस इतना सा बात समझिए। अभी बस अपना समझ बढ़ाना है चीज़ों के बारे में। कनकरेंट लाइन, इन्हें हम हिंदी में संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाएं, कनकरेंट, एक ही बिंदु से गुजरने वाली यदि कई रेखाएं हैं तो उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, संगामी यानी कनकरेंट लाइंस। क्लियर। अगर एक ही बिंदु से कई रेखा गुजरे, जैसे अगर कहा जाए कि क्या ये एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है मान लो सी डी, ये ए बी लाइन है, रेखा है, ध्यान रखना, और ये सी डी रेखा है, क्या दोनों कनकरेंट है, दोनों कनकरेंट है। अब आप कहेंगे कि नहीं, दोनों तो एक बिंदु से गुजर नहीं रही है, लेकिन हमने पहले ही आपको बताया है कि लाइन का और छोर नहीं होता है, कोई अंत नहीं होता है। एक बिंदु से गुजर रही है या नहीं गुजर रही है ये भी पता कहाँ चला, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाकर तो देखो। अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी की बात की जाती तो बात अलग होती, लेकिन लाइन ए बी और लाइन सी डी की बात की जा रही है। अगर ए बी और सी डी एक दूसरे का समांतर नहीं है तो फिर कनकरेंट होगा ही होगा, यानी एक बिंदु से दोनों गुजरेगी ही गुजरेगी। यानी एक प्लेन में दो रेखा हमेशा कनकरेंट होगा यदि वह पैरेलल नहीं है। एक प्लेन में दो रेखा हमेशा कनकरेंट होगा यदि वह पैरेलल नहीं है। इन सेम प्लेन two lines will always be concurrent if they are not parallel. Clear? सेम प्लेन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अब ध्यान रखना, दो रेखा तो हमेशा कनकरेंट होगी, लेकिन दो से अधिक रेखाएं हमेशा कनकरेंट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लो कि हम एक लाइन ऐसे खींचे हैं, एक लाइन ऐसे खींचे हैं, और एक लाइन मान लो कि हम ऐसे खींच दें। मान लो इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। तो P और Q एक दूसरे का कनकरेंट है, ठीक है। P और R भी एक दूसरे का कनकरेंट है, Q और R भी एक दूसरे का कहीं ना कहीं कनकरेंट हो जाएगा। लेकिन तीनों आपस में कनकरेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीनों एक बिंदु पर नहीं मिल रही है। तीनों रेखाएं यदि एक बिंदु पर मिले तो तीनों आपस में कनकरेंट यानी संगामी कहलाएंगी। लेकिन अगर तीनों एक बिंदु पर नहीं मिले तो हम उन्हें कनकरेंट नहीं कह सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि दो रेखा यदि है तो वो दोनों या तो पैरेलल होगा या कनकरेंट होगा इन द सेम प्लेन, पहले भी हमने बताया था। लेकिन दो से अधिक रेखाएं हैं तो उनका कनकरेंट होना आवश्यक नहीं है। यदि पैरेलल नहीं है तो भी वो कनकरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, उनमें किसी दो को आप पिक कर लीजिए, किसी दो को उठा लीजिए, वो दोनों आपस में एक दूसरे का संगामी यानी कनकरेंट हो जाएगी।
लेकिन यदि एक ही बिंदु से कई रेखाएं पास करें, एक ही बिंदु से कई रेखाएं पास करें, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। यहाँ पर P, Q, R, S एक दूसरे का कनकरेंट है, यानी चारों ही लाइंस कनकरेंट हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई होगी। वीडियो का जो लेंथ है, जिस हिसाब से अपलोड हम करते हैं, क्योंकि खुद ही हमको अपलोड भी करना पड़ता है वीडियो बना बना करके, हमारे पास कोई मतलब एक्सपर्ट टीम नहीं है, ना ही मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने इस चीज़ में किया है। बस जिस तरह से क्लास में हम पढ़ाया करते थे, कई वर्षों तक हमने कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया, तो वही फील अभी भी लेना चाहते हैं। तो ज़्यादा अगर लंबा वीडियो होता है तो उसे अपलोड करने में परेशानी हमें होती है। तो वीडियो की जो लेंथ है, जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ से 26 मिनट, लगभग 25 मिनट हो गया है, तो इसको अब यहीं स्टॉप हम करते हैं। बाकी का जो सारा पॉइंट है वो दूसरे वीडियो में हम डालेंगे। हमने सोचा था कि जितना भी पॉइंट है वो सारा एक वीडियो में आ जाएगा, लेकिन हम गलत थे। चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।